हेलो एवरीवन, मैं आपको स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं दिव्या फ्रॉम एसडीके क्लासेस से। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा इंग्लिश का बुक चल रही है क्लास 10th की, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड के बाद क्या है, हमारी दो पोएम्स हैं। दो में से हम आज फर्स्ट पोएम पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में। फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, हमारी जो पोएम का नाम है वो क्या है, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब जानने से पहले हम क्या करते हैं, इसके पोएट को डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से बच्चों मुझे बताओ कि इस पोएम का पोएट कौन हो सकता है। शायद आप लोगों को पता हो या ना भी पता हो, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए रेडी हूँ। चलिए मैं बता देती हूँ। इस पोएम का पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जिन्होंने बहुत सारे नंबर्स ऑफ पोएम्स लिखी है। ऑलमोस्ट उनमें से क्या है, ज्यादातर पोएम्स हमारी ऑर्डिनरी लाइफ पर है, मतलब हमारी डेली बेसिस पर है। कुछ पोएम्स ऐसी हैं जो उन्होंने इमेजिनरी लाइफ पर लिख रखी हैं, पर ज्यादातर जो पोएम्स हैं वो क्या है, हमारी डेली लाइफ पर है। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं पोएम का मतलब क्या है। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है। भाई स्नो का मतलब आप लोगों को पता ही है कि स्नो का मतलब क्या होता है, बर्फ। और डस्ट का क्या मतलब होता है, वो धूल की पतली सी परत जो किसी भी चीज पर चढ़ जाती है। अब मान लो ये बोर्ड ही है, अगर हम इस बोर्ड को 4-5 दिन तक ना साफ करें तो इस पर क्या हो जाएगा, धूल की एक परत आ जाएगी। और जब हम उसे अपने फिंगर से टच करेंगे तो वो परत क्या होगी, एज इट इज उठकर हमारे हाथ पर आ जाएगी। तो सेम इस चैप्टर में भी है, स्नो की वो पतली सी परत जो एक बार में ही हमारी उंगली पर आ जाए। ये हमारी पोएम है। पोएम लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले हम एक बार उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, ताकि आपको पोएम और अच्छे से समझ आ पाए। और जब आपके टीचर्स आपसे क्लास में पूछे कि भाई कोई बच्चा है ऐसा जो इस पोएम को समझा सकता है, तो भाई आप लोग होने चाहिए जो भी हमारे चैनल से इस वीडियोस को देखकर हमारे चैप्टर को समझेगा या हमारी पोएम को समझेगा। क्योंकि इतने अच्छे से डिटेल में मैं इस चैप्टर को या इस पोएम को समझाने वाली हूँ। हमारे जो इतनी भी वीडियोस आई हैं उनमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं एक एक लाइन को डिटेल में समझा पाऊँ, ताकि आपको क्या हो, अच्छे से समझ आ सके। और ये चैप्टर तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत अच्छे से आप लोगों को इस वीडियो से ये चैप्टर समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन। जो हमारा ऑथर पोएट है, पोएट कौन है हमारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो जो हमारा पोएट है वो क्या हो रहा होता है, एक बार रोड पर जा रहा होता है, तो उसे रोड पर क्या, रोड क्रॉस करते हुए क्या उसके पेड़ पड़ता है, पेड़ के नीचे से वो जा रहा होता है। वो पेड़ होता है हमारा हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ऊपर, उस पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ होता है, तो वो दोनों चीजों को देखता है। अब कौवा और हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री बेसिकली क्या माना जाता है, ये एक ऐसा पॉइजनस ट्री है जिस पर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स तो आते हैं, पर उसके फ्लावर्स भी कैसे होते हैं, हमारे लिए पॉइजनस होते हैं। तो मतलब वो पूरा पेड़, उसके फ्लावर्स, उसके लीव्स, ब्रांचेस, सब कुछ क्या होती है, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जो हम ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए सेफ नहीं है। अब उस हेमलॉक ट्री पर भी क्या होती है, बर्फ की बहुत पतली सी फाइन सी लेयर होती है उन पेड़ की पत्तियों पर, स्टेम्स पर। उन्हीं बर्फ के ऊपर क्या, एक क्रो बैठा हुआ होता है, कौवा बैठा हुआ होता है। अब हमारा पोएट क्या उस पेड़ के नीचे से जा रहा होता है, तो जब वो उस पेड़ के नीचे से जा रहा होता है तो क्या, कौवा थोड़ी सी हलचल सी दिखाता है और उड़ जाता है उस टहनी से या उस पत्तियों पे जहाँ पे वो बैठा हुआ था। तो जब वो क्रो उड़कर जाता है तो जो हमारे पोएट होता है उसके कंधे पर कुछ स्नो के पार्टिकल्स गिर जाते हैं। मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो हमारा चैप्टर है उसी से रिलेट, उसके कंधे पे थोड़ी सी फाइन पार्टिकल्स स्नो के गिर जाते हैं। जब वो पार्टिकल्स उसके कंधे पर गिरते हैं तो भाई जो हमारा पोएट से एक अलग ही महसूस होता है। अब भाई हम लोग कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आप लोग हो गए, हम लोग हो गए, हम लोग रास्ते में जाते हैं, क्या होता है, हम पेड़ के नीचे से भी निकलते हैं, पेड़ों के नीचे बर्ड्स, क्रोज, बहुत सारी चीजें हमें दिखती हैं। सारी चीजें हमें क्या है, एक अलग सा ही फील करवाती है। अब अगर उस पेड़ के ऊपर से हमारे ऊपर कुछ भी गिरता है तो या तो वो हमें पॉजिटिव वाइब्स देगा या वो हमें नेगेटिव वाइब्स देगा। पर ये हमारी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि हमारा उस टाइम पर मूड कैसा है और जो चीज़ हमारे ऊपर गिर रही है उसे हम
किस तरीके से लेके जा रही है या फिर हमारे में किस तरीके की वाइब्स आ रही है। बहुत चीज़ें गिनने से हमारे उस पर अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत चीज़ों से हमें नेगेटिव वाइब्स भी आते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारे पोएट के साथ भी हुआ था। जब उसके कंधे पर वो कुछ बर्फ के पार्टिकल्स गिरे थे तो हमारे पोएट को एक बहुत अच्छा सा खुश सा उसका पूरा मूड चेंज हो गया था। अब ये हम पोयम में देखेंगे लाइन टू लाइन जब पढ़ेंगे कि क्या क्रॉस उस ट्री को क्रॉस करने से पहले हमारे पोएट का मूड खराब था, क्या उसका मूड अच्छा नहीं था, वो हमें इसमें पता चलेगा क्योंकि इसमें कुछ खास इसे डिटेल में नहीं बता रखा है कि उसका मूड खराब था या कैसा था। पर जब उसके कंधे पर स्नो गिरी तो उसका मूड अच्छा हो गया, उसे बहुत एक अच्छा सा फील होने लगा, वो रिफ्रेश हो गया। जो उसे ये लग रहा था कि उसका दिन खराब जाने वाला है, अब उसे कैसा महसूस होने लगा कि जो उसका दिन खराब या बर्बाद जाने वाला था वो अच्छा जाएगा, खुश जाएगा। अब भाई ये हमने अपनी सोसाइटी में भी सुना होगा कि अपनी फैमिलीज में भी सुनते हैं कि क्रो को देखना या हिमलॉक ट्री के पास से गुजरना क्या एक अच्छा साइन नहीं होता, नेगेटिविटी का साइन होता है। मोस्टली हमारी फैमिली में माना जाता है कि कुछ भी शुभ काम करने से पहले या कुछ भी अच्छा काम करने से पहले अगर कौवा आ जाए या कौवा दिख जाए, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें एक अच्छा नहीं माना जाता है। पर हमारे पोएट को क्या हुआ, हमारे पोएट को दोनों चीजें दिखी, कौवा भी दिखा और हिमलॉक ट्री क्या था, बेसिकली हमारा पॉइजनस ट्री था। अब अगर किसी पॉइजनस ट्री के ऊपर से फाइन पार्टिकल्स भी गिरते हैं अगर स्नो के, तो वो भी तो पॉइजनस ही हो गए होंगे ना। पर उस पॉइजनस ट्री के ऊपर से गिरी हुई बर्फ से भी हमारे ऑथर को या हमारे पोएट को कैसा फील हो रहा था, बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। तो ये हमारी सोसाइटी ने बना रखा है, हमारी फैमिलीज ने बना रखा है कि ये दिखने से अच्छा नहीं होगा, उसके नीचे से जाने से वो अच्छा नहीं होगा। पर ये क्या है, हमारी खुद की सोच है। हमारे पोएट के साथ भी तो अच्छा हुआ ना, उसका मूड भी तो रिफ्रेश हुआ ना। क्या ऐसा औरों के साथ नहीं हुआ होगा? अब जरूरी नहीं कि सबके साथ ही अच्छा होगा, पर लोगों ने क्या मेंटेलिटी बना रखी है कि अगर एक के साथ बुरा हो रहा है तो वो सभी के साथ ही बुरा होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये हमारी मेंटेलिटी है, हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। पोएट ने एक अच्छी सोच रखी, इसलिए उसके साथ क्या क्या हुआ, अच्छा हुआ। उसका जो, हालांकि उसका मूड खराब था उस बर्फ के गिरने से पहले, पर क्या हुआ बाद में उसका मूड अच्छा हो गया बर्फ के गिरते ही उसके कंधे पर, और वो बहुत अच्छा रिफ्रेश सा फील करने लगा। अब हम अपनी पोएम को क्या करेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। ये था हमारा इस पूरी पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसे लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि इसमें है क्या क्या चीजें। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। एक पेड़ पर कौवा बैठा हुआ था। पेड़ कौन सा था हमारा, हेमलॉक ट्री था। वो उस रास्ते से जा रहा होता है और उसके ऊपर क्या गिरते हैं, कुछ डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, मतलब एक फाइन सी स्नो की लेयर उसके कंधे पर आकर गिरती है। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोन्ड। और वो क्या कहता है कि हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसके दिल को खुश रहने का एक अलग सा मौका दिया, उसका मूड चेंज कर दिया और उसका दिन का कुछ एक ऐसा हिस्सा बचा लिया जो शायद वो रोन्ड मतलब बर्बाद या खराब हो जाता। मतलब उसे कैसा फील हो रहा था, उस ट्री को क्रॉस करने से पहले वो एक रिग्रेट में था, बहुत ज्यादा मतलब परेशान था, मूड ऑफ में था। पर जैसे ही वो उस चीज को क्रॉस करता है, उस पेड़ को क्रॉस करता है, उसके कंधे पे डस्ट ऑफ स्नो गिरती है, तो उसका मूड कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग हो जाता है। जो उसका दिन बर्बाद जाने वाला होता है, रूंड खराब हो चुका होता है, वो क्या होता है अब दोबारा से चेंज होता है और उसका दिन अच्छा जाने वाला होता है। ये थी हमारी पोयम लाइन टू लाइन भी हमने इसे पढ़ा और हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख लिया। होप सो आपको पोयम समझ आई होगी। अब हम क्या देखते हैं, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। मैंने इसके कोई दो वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि चैप्टर या पोयम को इतनी ज्यादा खास बड़ी नहीं है, और अगर मैं सिर्फ 2 पार्ट्स में बनाती तो वीडियो हमारी बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाती। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स क्या है। हमारा थिंकिंग अबाउट द पोयम, पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम सोच कर आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 14 पर, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? What does the poet say has changed his mood?
और किस तरीके से पोएट ने बताया कि उसका मूड चेंज हो गया। हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, और कैसे पोएट का मूड चेंज हुआ। आंसर देखते हैं चलो इसका। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। जैसे कि हमने पोएम की स्टार्टिंग से पहले ही देखा था कि स्नो का क्या मतलब था, बर्फ, और डस्ट का मतलब क्या था, बहुत फाइन से, बहुत पतले से पार्टिकल्स, किसके, बर्फ के। तो वही इन्होंने भी बताया कि डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है, वो फाइन से, बहुत पतले से पार्टिकल्स, किसके, स्नो के। द सडन शॉवर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड। जो वो फाइन से पार्टिकल्स थे, जो डस्ट ऑफ स्नो थी, वो जब क्या होता है हमारे पोएट के कंधे पर गिरती है तो अचानक ही उसका मूड बदल जाता है। किसकी वजह से, उस बर्फ की वजह से, डस्ट ऑफ स्नो की वजह से। द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी। पोएट कैसा होता है, उसका मूड कैसा होता है, सैड होता है, और उसका मूड कन्वर्ट किस में हो जाता है, हैप्पी में। He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. और वो क्या करता है, अपने मूड को से कैसे फील होता है कि उसका मूड रिफ्रेश हो गया और अब वो अपने बचे हुए दिन को एंजॉय करने के लिए तैयार होता है। अब हम अपना क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन 2 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तीनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो हम इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट फर्स्ट देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट क्या कहता है हमें। What are the birds that are usually named in the poems? वो कौन सी बर्ड है जिसका नाम हमारे इस पोएम में आया है। Do you think crow is often mentioned in the poem? क्या आपको ऐसा लगता है या आप ऐसा सोचो कि क्या इस पोएम में हमने क्रो को मेंशन करा है। What images come to your mind when you think of a crow? और हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है जब हम ये सोचते हैं कि इस पोएम में क्रो हो सकता है। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। Frost presents nature in a very different manner in the poem. जो हमारा पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इस पोएम के अंदर नेचर को एक बहुत अलग ही तरीके से लेकर आया है। जनरली पोएट्स टेक द बर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज लाइक पीकॉक, पैरट, कुकू, माइंथ एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। जनरली जो और पोएट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ लाते हैं जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, उनका मतलब फ्लावर्स अच्छे देते हैं या उनकी स्मेल्स अच्छी होती है, और उसी के साथ साथ वो बर्ड्स भी ऐसी लाते हैं जो बहुत अच्छी होती है, जैसे पीकॉक हो गया या क्या है हमारा पैरट हो गया, कुकूज हो गए, तो मतलब अच्छी अच्छी चीजें ही लाते हैं वो अपनी पोएम्स में। बट हेयर फ्रॉस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच। बट जो हमारा पोएट है उस वो क्या लाया है, पूरी पोएम में एक अलग ही अप्रोच निकाल के लाया है। He choose a crow which is not often used in the poems. वो क्या लेकर आया है, क्रो को, मतलब कौवे को लेकर आया जो आज तक अभी तक किसी भी पोएम में यूज नहीं हुआ है। Crow is black in color with very harsh voice and is believed to be a symbol of bad omen. क्रो कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, उसकी आवाज भी बहुत चुभने वाली होती है और उसे क्या हमारी सोसाइटी में, हमारे हिंदू रिचुअल्स में क्या एक अच्छा सिंबल नहीं माना जाता है, एक नेगेटिविटी मानी जाती है, नेगेटिव साइन माना जाता है। थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सोरोफुल पिक्चर्स टू आवर माइंड। अगर हम ये सोचते हैं कि क्रो इस पोएम में है तो एक क्या वो हमें नेगेटिविटी या कुछ बहुत अलग ही खराब सी एक इमेज देता है। ठीक है, ये था हमारा ओपिनियन। आप लोगों का ओपिनियन कुछ और भी हो सकता है, तो अगर आप लोगों का ओपिनियन कुछ और होता है तो बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मैं आप लोगों के ओपिनियन भी जानना चाहती हूँ, और हाँ मैं ये भी चाहती हूँ कि आप लोग उसमें कमेंट करें और मुझे अपना अपना ओपिनियन बताएं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री। दोबारा से पूछा गया है कि हेमलॉक ट्री क्या है। ये तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया, तो मुझे प्लीज सब कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना कि हेमलॉक ट्री क्या है। व्हाई डज नॉट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटिफुल ट्रीज सच एज अ मैपल और एन ओक और अ फाइन। अब पोएट ने क्यों किसी और अच्छे से ट्री के बारे में नहीं लिखा जो अच्छे अच्छे ट्रीज होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, जैसे
मैपल ट्री हो गया, ओक ट्री हो गया या फाइन ट्री हो गया, इनके बारे में क्यों नहीं लिखा? हेमलॉक ट्री को ही क्यों चूज करा अपनी पोयम के लिए? आंसर देखते हैं हम इसका क्या होगा। A hemlock tree is a poisonous plant with small white flowers. हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस पेड़ है जिसपे छोटे छोटे व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। The poet Robert Frost did not choose to use an oak, maple or fine tree. पोएट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारा पोएट है, उसने अच्छे अच्छे पेड़ नहीं चुने। Instead, he chose the hemlock tree and left all the beautiful trees present in the world. उसने क्या चुना? हेमलॉक ट्री, एक पॉइजनस पेड़ चुना, बाकी के दुनिया के सारे अच्छे और खूबसूरत पेड़ों को छोड़कर। Actually, he did so to present his mood and feelings. क्योंकि वो क्या अपने मूड और अपने फीलिंग्स को इस पोएम के थ्रू बताना चाहता था। ठीक है, ये था हमारे सेकंड वाले पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड वन इज व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक प्रेजेंट, जॉय और सोलो? क्या जो क्रो और हेमलॉक ट्री है उसने क्या बहुत जॉयफुल और सोरो, अच्छा दिखाया, खुश महसूस करवाया हमारे पोएट को? व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और कैसे डस्ट ऑफ स्नो गिरती है क्रो के हिलने डुलने से? हेमलॉक ट्री के ऊपर से ही गिरती है, तो आप लोगों को पता है ना कि वो बर्फ के फाइन से पार्टिकल्स गिरते हैं, वो कहाँ से गिरते हैं? हेमलॉक ट्री से गिरते हैं। और हेमलॉक ट्री से क्यों गिरते हैं? क्योंकि उसके ऊपर क्या क्रो मूवमेंट कर रहा होता है, हिल रहा डुल रहा होता है। आंसर देखते हैं अब हम इसका। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सॉरो एंड डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। जो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरो, थोड़ा सा डरावना और डिप्रेशन सा फील करवा रहा है इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। जो हमारी डस्ट ऑफ स्नो है वो हमें क्या सिंबल देती है, क्या बताते हैं कि वो क्या है? नेचर को खुश रहने का एक तरीका है और एक एनर्जी प्रोवाइडर है, ताकत देने वाला एक पार्ट है। The dust of snow that the crow shakes of a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments. The poet is entering into the time full of joy and optimism. जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्रो के शेक करने से जो हेमलॉक ट्री से गिरती है वो एक मैसेज कन्वे करती है कि क्या कहते हैं, जो सैड और डिप्रेशन है उसे हटाकर खुशियाँ और अच्छी चीजें, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव वाइब्स अपने मूड में या अपनी लाइफ में लाना, मतलब अपने खराब मूड को हटा देना और एक अच्छे मूड को वापस से लेकर आना ताकि दिन हमारा अच्छा जा सके। ये था हमारा क्वेश्चन 2 के थर्ड पार्ट के लिए एक्सप्लेनेशन। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। हैव देयर बीन illness when you felt depressed or hopeless? क्या जब आप लोग निराश होते हो या बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं होती, तब आप क्या illness फील करते हो? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि आपका मूड खराब हो और कुछ ऐसी चीज आपके साथ हो जाए जिससे आपका मूड क्या हो जाए? बहुत अच्छा हो जाए। आंसर देखते हैं अब हम इसका। There have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless. Sometimes such moments were aroused by other people's behavior and attitude, and sometimes due to my own conduct. On one occasion, when I was very upset, I went out for a walk. While walking in the park, I saw a girl playing with a puppy, embarrassing and feeding him. His little joy that they shared changed my mood and I felt very happy for the rest of the day. I also joined the two and played with them. चलिए एक मैं अपना ही केस बता देती हूँ और कोई और केस कर लेते हैं कि क्या हुआ। एक बार ना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सेम ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी।
तभी क्या होता है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, जो हमारे पास आसपास चीजें हो रही होती हैं उन चीजों की वजह से हमारा क्या हो जाता है, मूड शेक करता रहता है। कभी अच्छा हो जाता है उन्हीं चीजों की वजह से और कभी पूरा अपसेट और पूरा होपलेस सा फील करवाने लग जाता है। सेम ऐसे ही हुआ, मेरी फैमिली हो गए या किसी का बिहेवियर हो गया, किसी का एटीट्यूड हो गया, उस चीज ने मुझे क्या कर दिया, उसने ना थोड़ा सा अपसेट कर दिया, ऐसा फील करवाया कि मेरे पास कोई भी नहीं है, काफी निराश कर दिया। तभी क्या होता है, अब वो निकलता है एक वॉक पर। जब वो चल रहा होता है तो वो एक पार्क के पास पहुंचता है या पहुंचती है, तो उसे क्या दिखता है कि एक लड़की क्या अपने पपी के साथ खेल रही होती है, पर उसे थोड़ा सा एम्बैरेस फील होता है उसे खाना खिलाते हुए। अब पर वो उस छोटी सी बच्ची का वो जॉय देखता हुआ, उसकी खुशी देखते हुए उस पप्पी के साथ उसका मूड चेंज हो जाता है और वो कैसा एकदम से रिफ्रेश फील करने लगता है और वो उन दोनों को जाके ज्वाइन करता है और उनके साथ खेलने लग जाता है। ये था कुछ एक्सपीरियंस, इसमें हम अपने भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं या हम किसी और के भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। होप सो, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे इस वाले क्वेश्चंस का तो एटलीस्ट मुझे एक एक्सपीरियंस अपना अपना शेयर करना सब कमेंट बॉक्सेस में। मैं देखना चाहूँगी कि क्या क्या एक्सपीरियंस आप लोगों ने फेस करे हैं या फील करे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में या जब हम और किसी के सामने आए तो इस चीज़ को हम खुलकर बता सकें। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ही नहीं अपनी फैमिलीज के साथ भी शेयर करें, ताकि जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो उनके बच्चे हैं उन लोगों को भी क्या हो सके, हेल्प हो सके, उन्हें भी आपकी तरह अच्छे से ये चैप्टर हमारा समझ आ सके। थैंक यू।